अब फर्स्ट एमसीक्यू जो है, इस फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है कि जो दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों शामिल हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट भी हो सकती है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकती है। उसका सवाल ये है कि ये जो प्रोडक्ट होती है इसका आंसर क्या होता है। क्या ये प्रोडक्ट हमेशा, इसका क्या मतलब है, ए बी, मतलब ये प्रोडक्ट हमेशा ए बी से ग्रेटर होती है, या ये प्रोडक्ट हमेशा ए बी से लेस होती है, या प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है, नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं जी। सर बी ऑप्शन। कैसे, एक्सप्लेन करें। सर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए या तो उसके इक्वल होगी या नेगेटिव हो जाएगी। यस, इसका आंसर बी ऑप्शन ही है। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, कुछ हद तक ठीक भी अपने आंसर दिए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि ए बी, जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी हो या ए क्रॉस बी हो, ये मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। तो देखें जरा, ए डॉट बी लेने चलें। ए डॉट बी का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, अगर हो थीटा 0 डिग्री, तो उस सूरत में ए डॉट बी का मैक्सिमम आंसर ये होगा ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है। तो ए बी का मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, वो होगा ए बी। ए डॉट बी का मैक्सिमम आंसर ए बी हो सकता है। बाकी जितने भी आंसर्स होंगे वो इससे लेस होंगे। और जो मैंने आपको जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था वहां पे अच्छी खासी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि मैक्सिमम इसका आंसर जो है ए बी प्रोडक्ट के इक्वल ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप जरा देखिएगा, अगर थीटा में कर देता हूं लेट्स सपोज 30 डिग्री, अगर थीटा 30 डिग्री कर देता हूं तो अब आंसर ए बी से लेस हो जाएगा। किस तरह, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन। ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए बी कॉस ऑफ 30, और कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है 0.866, ठीक है, इनटू ए बी। अब जरा देखें, अब ए बी 0.866 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर इसका ए बी से लेस आएगा। आई समझ। इसी तरह अगर ए क्रॉस बी की बात करें, तो ए क्रॉस बी का भी मैक्सिमम आंसर जो है वो ए बी के इक्वल ही हो सकता है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का आंसर चलें, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होता है, वो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब अगर हो थीटा 90 डिग्री, तो यहां पे मैक्सिमम आंसर दे देता है। तो ए क्रॉस बी उस सूरत में क्या आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो मैक्सिमम आंसर इसका भी ए बी आता है। तो चाहे स्केलर प्रोडक्ट है चाहे वेक्टर प्रोडक्ट है, आंसर का मैग्नीट्यूड हमेशा या तो ज्यादा से ज्यादा ए बी आ सकता है, या बाकी जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ए बी से लेस होगा। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए बी। ठीक हो गया, क्लियर ये चीज। हाँ जी, जल्दी से बता देना। जी सर क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। इसे मैं साइड पे कर देता हूँ, मिटा भी देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आज मैंने पहले से इसीलिए लिख के रखनी है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में कल भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया था। कल मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है सही तरह। जो भी था इसे मैं 9 कर देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी, क्या होगा ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के दरमियान एंगल, जी बताएं जल्दी से, सोचें। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। तो एंगल जो होगा ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के दरमियान वो 90 डिग्री होगा। किस तरह, देखें जरा इसकी एक्सप्लेनेशन भी। अब अगर ये है वेक्टर, वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी, तो अब ए प्लस बी क्या बनेगा, तो ए प्लस बी डेफिनेटली ये बनेगा, यानी ए की टेल से बी के हेड तक, ये वाला, दैट विल बी द वेक्टर ए प्लस बी। अब ये है वेक्टर ए प्लस बी, लेकिन हमें पता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर दोनों मौजूद होते हैं। अब देखें, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में मौजूद हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर, डायरेक्टली आउटवर्ड या डायरेक्टली इनवर्ड। तो जब ए क्रॉस बी डायरेक्टली आउटवर्ड या डायरेक्टली इनवर्ड होगा तो ए क्रॉस ए प्लस बी के तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना, क्योंकि ए प्लस बी तो देखें इसी प्लेन के अंदर लाई करता है। तो जब ए प्लस बी इस प्लेन में है, ए क्रॉस बी आउटवर्ड या इनवर्ड है, तो ए क्रॉस बी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर एंगल इज 90 डिग्री। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर सर फिर हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जब भी किसी के साथ हम देखेंगे एंगल, तो वो 90 का ही होगा। किसी के साथ से क्या मुराद है,
सो जैसे यहाँ पे जैसे मतलब कि a प्लस बी के साथ देखा है तो इसके साथ एंगल 90 होगा, तो अगर किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो एंगल 90 ही बनेगा हमेशा। देखें, किसी के साथ हम नहीं कह सकते, ये जरूर हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी उन तमाम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा जो वेक्टर्स इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो जो भी वेक्टर इस यस प्लेन के सर, मैं अंदर लाई करते हैं, ए क्रॉस बी उन सब के परपेंडिकुलर होगा, ये कह सकते हैं। हो गया क्लियर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। जी, पढ़े एमसीक्यू नंबर 3 को और बताएं क्या आंसर होगा इसका। साथ साथ में मार्क भी करता जाता हूं। इसका था ऑप्शन बी, इसका है ऑप्शन सी। जी, एमसीक्यू नंबर 3 अब पढ़ें। अच्छा, देखें, वेक्टर सी के बारे में बताया जा रहा है कि वेक्टर सी जो है ए और बी के सम के इक्वल है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या वेक्टर ए बी और सी मिलकर राइट ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि राइट ट्रायंगल बने, क्योंकि कितनी सिचुएशंस हमने इस तरह की देखी है कि वेक्टर ए इस तरह था, वेक्टर बी इस तरह था, तो अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो राइट ट्रायंगल तो नहीं बनती थी। तो जब राइट ट्रायंगल नहीं बनती थी तो पाइथागोरस थ्योरम भी कभी अप्लाई नहीं किया जा सकता था। तो अब यहाँ ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमें बता रही है कि ये राइट ट्रायंगल बनेगी कैसे। इस चीज को अब जरा देखिएगा, अगर गौर से देखें आप तो इनके जो मैग्नीट्यूड्स बताए हुए हैं वेक्टर ए बी और सी के, देखें ए का मैग्नीट्यूड क्या बताया हुआ है 5, बी का मैग्नीट्यूड क्या बताया हुआ है 4, सी का मैग्नीट्यूड क्या बताया हुआ है 3। तो अब इस सिचुएशन में फिर हम कह सकते हैं कि देखें यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4, सी का मैग्नीट्यूड है 3, तो मुझे बताएं कि क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये 5 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता? हाँ जी, होता है नहीं होता? होता है सर। होता है। सर तो जब, और इसी चीज को तो हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है ए बी और सी मिलके एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया? तो जब ये मिलके एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो जरा देखिएगा गौर से कि यहाँ सी किस किस के इक्वल है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बन रहा है। ठीक हो गया कि वेक्टर सी जो है ए और बी के सम से बन रहा है, ए और बी को हम ऐड करते हैं तो वेक्टर सी बन जाता है, और इससे एक राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है। कैसे राइट ट्रायंगल कंप्लीट हुई? मैग्नीट्यूड से हमें बता दिया। अच्छा, जब मैग्नीट्यूड ने हमें बता दिया कि राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है तो अब देखें डायग्राम में बिल्कुल आपके सामने है। अब डायग्राम आपको बता रही है कौन सा एंगल बन गया फिर ए और बी के दरमियान, फिर 90 डिग्री का एंगल बन गया ना ये, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक हो गया? तो ये याद रखना है कि पहले चेक भी करना है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड भी कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ऐसे है कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ गए तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे वाकई ऐसा ही था कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा था, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा था। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि मैंने तो बुक से देख के डायरेक्टली ये लिख दिया क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे ये 5 4 एंड 3 नहीं, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था 3 4 एंड 5, तब ये क्वेश्चन ठीक होगा। ये लिख दिया मैंने 3 4 एंड 5, अब ये ठीक हो गए। आगे समझ बात की? क्लियर इतनी चीज?